क्या बांग्लादेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के लिए जमीन तैयार हो गई है? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने वाले हैं? ऐसा हुआ तो बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? और सबसे अहम सवाल ये कि अचानक इन सारे सवालों का जिक्र ही क्यों हो रहा है? इनके लिए प्रसंग कैसे तैयार हुआ? आज के शो में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Sensodyne K, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. 22 मई की शाम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यूनुस साहब के सरकारी निवास जमुना पर अचानक अफरा तफरी मच गई। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम एलो और न्यूज एजेंसी AFP के रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेशनल सिटीजन पार्टी NCP के संयोजक नाहिद इस्लाम, सलाहकार महफूज आलम और असीफ महमूद शोएब आनन फानन में उनसे मिलने पहुंच गए। ये लोग मान मनोवल के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन यूनुस को मनाया क्यों जा रहा था? SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दरअसल 22 मई को ही एक कैबिनेट मीटिंग में प्रोफेसर यूनुस ने अचानक इस्तीफे की पेशकश की थी। उनके दफ्तर के एक सूत्र ने AFP को बताया कि अगर राजनीतिक दल साथ नहीं दे रहे तो उनके पास पद छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बताया गया कि उन्होंने बाकायदा कैबिनेट से कहा, अगर मैं काम ही नहीं कर सकता तो इस पद का क्या मतलब? बाद में BBC बांग्ला से बातचीत में नाहिद इस्लाम ने कहा, हम सुबह से ही इस्तीफे की अफवाहें सुन रहे थे। मैंने जाकर यूनुस साहब से बात की। वो कह रहे थे कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब वो काम नहीं कर पा रहे। नाहिद ने गुजारिश की कि यूनुस जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और सभी दलों को एकजुट रखने की कोशिश करें। ढाका ट्रिब्यून के हवाले से एक सूत्र ने कहा कि यूनुस लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और दबावों के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यूनुस साहब का गुस्सा आखिर किस बात पर है? सबसे पहली बात, देश में चुनाव कब होंगे, इस पर भारी घमासान मचा हुआ है। यूनुस ने ऐलान किया है कि 2026 जून तक चुनाव होंगे, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इस बात से नाखुश हैं। BNP चाहता है कि तुरंत चुनाव की तारीख घोषित की जाए। दूसरी और सबसे अहम बात ये कि यूनुस का देश की सेना से रिश्ता भी अब तल्ख होता जा रहा है। हाल के समय में ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स, ऐसी बहुत सी अफवाहें और थियरीज चलीं जिनका ये कहना था कि यूनुस और आर्मी चीफ वकार उज जमा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन सारी रिपोर्ट्स के केंद्र में दो वजहें थीं। पहला, चुनाव। वकार उज़्ज़मा चाहते हैं कि इस साल दिसंबर तक चुनाव कराए जाएं। उन्हें शक है कि यूनुस उन्हें रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम एलो की रिपोर्ट के मुताबिक जमा ने ये 22 मई को ढाका के आर्मी हेडक्वार्टर में कहा कि असली राजनीतिक स्थिरता चुनाव से आएगी, न कि किसी अंतरिम सरकार से। उन्होंने दिसंबर तक संसदीय चुनाव कराने की मांग रखी और कहा कि 1 जनवरी 2026 तक एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आनी चाहिए। शुरू में उज़्ज़मा इस अंतरिम सरकार के साथ थे, पर 9 महीने बीतने के बाद भी जब यूनुस ने चुनाव की कोई योजना नहीं बनाई, तब फौज को लगा कुछ गड़बड़ है। यूनुस ने शेख हसीना की अवामी लीग को भी चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया है, जबकि अवामी लीग बांग्लादेश का सबसे अहम राजनीतिक दल है। जमा को खुद हसीना ने ही नियुक्त किया था, वे उनके रिश्तेदार भी हैं। वे हसीना सरकार में आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रमुख स्टाफ अफसर भी रह चुके हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि यूनुस जमा को हटाकर अपने सैन्य सलाहकार लेफ्टिनेंट कमरूल हसन को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि यूनुस एक संवैधानिक घोषणा पत्र की तैयारी कर रहे हैं, जिसे बांग्लादेश का मौजूदा संविधान ही रद्द कर दिया जाए। इस योजना में राष्ट्रपति के पद को भी समाप्त करने की बात है, क्योंकि सेना की कमान राष्ट्रपति के पास होती है। इसी के जवाब में जमा ने नेवी और एयरफोर्स प्रमुखों को अपने साथ लामबंद किया है। आर्मी हेडक्वार्टर की उसी मीटिंग में जमा ने 1972 के संविधान की तारीफ की और कहा कि इसका मूल ढांचा नहीं छेड़ा जाना चाहिए। सेना और सरकार में खटपट की दूसरी वजह है एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जिसकी चर्चा हालिया समय में ज्यादा हो रही है। यूनुस सरकार इसे लेकर सकारात्मक है, लेकिन सेना इसका विरोध कर रही है।
22 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी। लिखा कि यूनुस अपने मौजूदा विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन को हटाने जा रहे हैं। जसीम सितंबर 2024 में विदेश सचिव बनाए गए थे। रिपोर्ट का दावा था कि जसीम उद्दीन यूनुस और फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन की नीतियों से एकमत नहीं थे और उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और सेफ जोन बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। टीओआई के सूत्रों के मुताबिक जसीम उद्दीन की राय सैन्य नेतृत्व से मेल खाती थी, जो इस कॉरिडोर को बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा मान रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि इस कॉरिडोर में ऐसा क्या है, विस्तार से बताते हैं। मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ढाका पहुंचे। उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा रास्ता जो रोहिंग्या को फिर से म्यांमार के रखाइन राज्य वापस ले जाए और गृह युद्ध से जूझ रही म्यांमार की आबादी तक मानवीय मदद पहुंचाई जाए। रोहिंग्या को म्यांमार वापस क्यों भेजा जा रहा है? रोहिंग्या कौन है? म्यांमार में गृह युद्ध के हालात कैसे हैं? म्यांमार को बांग्लादेश से जोड़ता है रखाइन प्रांत। ये एक सीमांत समुद्र किनारे बसा इलाका है। अगस्त 2017 से पहले म्यांमार के रखाइन प्रांत में करीबन 10 लाख रोहिंग्या रहते थे। वहां की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा थे, लेकिन वो म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी से नस्ल, भाषा और धर्म तीनों स्तरों पर अलग थे। रोहिंग्या खुद को 15वीं सदी से इस इलाके का बाशिंदा बताते हैं, लेकिन म्यांमार की सत्ता कभी इन्हें अपना मानने को राजी नहीं हुई। 1948 में म्यांमार को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। तब से वहां की सरकारें लगातार रोहिंग्या की इस ऐतिहासिक दावेदारी को खारिज करती रही है। 1989 में इस समुदाय को देश की 135 मान्यता प्राप्त जातीय समूहों में जगह नहीं मिली। 1982 में नागरिकता कानून बना और रोहिंग्या समुदाय को उससे बाहर कर दिया गया। सरकार ने उन्हें अवैध घुसपैठिए करार दिया। 1991 में सेना ने ऑपरेशन पी थाया चलाया। नाम अंग्रेजी में दिया गया क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन। ये एक नस्लीय सफाई अभियान था। रोहिंग्या गांवों में आग, हत्या, बलात्कार और जबरन विस्थापन का सिलसिला चला। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश भागे। 2010 के बाद आंग सान सू ची की लोकतांत्रिक सरकार आई। दुनिया को उम्मीद जगी कि अब हालात सुधरेंगे, लेकिन सत्ता के समीकरण कुछ और थे। सू ची बौद्ध बहुसंख्यक संगठनों को नाराज नहीं करना चाहती थीं और इन संगठनों की नज़र में रोहिंग्या इस ज़मीन पर हक नहीं रखते थे। नतीजा ये हुआ कि 2014 की जनगणना में रोहिंग्या को गिनती से ही बाहर कर दिया गया। फिर आया साल 2017। अगस्त महीने में म्यांमार की सेना ने रखाइन में भीषण सैन्य अभियान चलाया। उस दौर में सेना के मुखिया थे जनरल मिन आंग लाइन। नाम याद रखिएगा। सेना ने कहा कि अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी ARSA ने पुलिस थानों पर हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में रोहिंग्या गांव जला दिए गए, हजारों को मारा गया, लाखों लोगों को पड़ोसी देशों में भागना पड़ा। अनुमान है कि सिर्फ उस एक साल में ही 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे। तब जाकर बांग्लादेश में बसा वो मशहूर कॉक्स बाजार कैंप, जहां अब तक 13 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। लेकिन शरणार्थियों की इतनी बड़ी आबादी थी तो अपराध, बेरोजगारी और असुरक्षा की भावनाएं बढ़नी ही थी। इसलिए बांग्लादेश की अलग अलग सरकारें वापस भेजना चाहती थीं। लेकिन इसी बीच 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। म्यांमार में अभी भी सत्ता सेना के पास है। जनरल मिन आंग लाइन आज भी सत्ता में है। उनका नाम रोहिंग्या नरसंहार से जुड़ चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। 2021 में हुए फौजी तख्ता पलट के सूत्रधार भी वही थे। उस दौर में तत्कालीन स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेट काउंसलर को प्रधानमंत्री समझ लीजिए। सू ची अभी भी जेल में हैं। सेना के तख्ता पलट के बाद लोकतांत्रिक चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। सेना के खिलाफ विद्रोही गुटों ने मोर्चा खोल रखा है। देश भर में जंग छिड़ी हुई है। इस जंग को 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कलाकार सभी हथियार उठा चुके हैं। असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी AAPP बताती है कि म्यांमार की फौज ने जनवरी 2025 तक 28,405 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 21,683 लोग अब भी जेल में बंद हैं। आप अपनी समझ से बताइए कि क्या रोहिंग्या आबादी या कोई भी समुदाय इस हालात में वापसी की सोच भी सकता है?
लेकिन हुआ यही कि मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ढाका पहुंचे। नया प्रस्ताव आया कि एक सुरक्षित मानवीय कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए ताकि रोहिंग्या आबादी को वापसी का रास्ता मिले और साथ में वहां मानवीय मदद भी पहुंचाई जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि रोहिंग्या अब तक एक बार भी वापस लौटने को राजी नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि रखाइन आज भी हिंसा और असुरक्षा का गढ़ बना हुआ है। तो जब लोग खुद नहीं जाना चाहते तो सरकार उन्हें क्यों धकेलना चाहती है? इसी सवाल पर बांग्लादेश में राजनीति भी तेज हुई। यूनुस की सरकार चुनी हुई नहीं है, अस्थायी है, इसलिए इस सरकार के फैसले में जनता की राय और विपक्ष की मंजूरी नहीं है। उनकी सरकार से जुड़े अलग अलग लोगों ने इस कॉरिडोर पर विरोधाभासी बयान भी दिए। 8 अप्रैल को यूनुस के एडवाइजर खलीलुर रहमान ने प्रेस को बताया कि हम अराकान आर्मी, म्यांमार सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से शुरुआती बातचीत कर चुके हैं। 27 अप्रैल को फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन बयान देते हैं कि बांग्लादेश इस कॉरिडोर का समर्थन करेगा बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं। फिर 29 अप्रैल को प्रेस सचिव शफीकुल आलम ये कहते हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। 2 मई को वे 2 कदम और पीछे हटे, कहा कि बांग्लादेश सभी पक्षों से सलाह के बाद कोई रुख अपनाएगा। इन बयानों से दिख रहा था कि ढाका में इस प्रस्ताव को लेकर बड़ी ऊहापोह थी। इस ऊहापोह को हवा मिली देश की राजनीति से। बीएनपी, सीपीबी, हिफाजत-ए-इस्लाम सभी खुलकर विरोध में आए। बीएनपी की चेतावनी गौरतलब है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम ने कहा कि इस गलियारे से हम एक भू राजनीतिक जाल में फंस सकते हैं। विदेशी ताकतें ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर अपना असर फैलाएंगी, अमेरिका और उसके सहयोगी क्षेत्र में अपने हित साधने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी और हिफाजत-ए-इस्लाम ने इसे पश्चिमी साम्राज्यवादी षड्यंत्र करार दिया। इस बात में कितना दम है, समझते हैं। म्यांमार के गृह युद्ध में एक और ताकत है जिसकी दखलंदाजी है, चीन। 2021 के बाद से चीन ने म्यांमार में अपनी पैठ गहरी की है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक अहम हिस्सा है चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके सफल होना चीन के लिए जरूरी है, इसलिए वो म्यांमार की सेना के समर्थन में रहता है। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए वो विद्रोहियों से भी बात करने में नहीं कतराता। दूसरी ओर अमेरिका खुले तौर पर सेना के शासन के खिलाफ लोकतंत्र के समर्थन में उतर आया। अगस्त 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने म्यांमार की विपक्षी पार्टियों से वर्चुअल बैठकें की। वादा किया कि लोकतांत्रिक सरकार की बहाली के लिए मदद बढ़ेगी, लेकिन यह मदद सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका का असल मकसद है चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। इसी रणनीति के तहत अमेरिका उन इलाकों में मानवता के नाम पर मदद भेजना चाहता है जो विपक्ष के नियंत्रण में है। जुलाई 2024 के आंदोलन के बाद अमेरिका से बांग्लादेश की साझेदारी बढ़ी भी है। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की और इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के असल मकसद को समझने की कोशिश की। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का मकसद हमें बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इस वक्त जो म्यांमार का रखाइन प्रांत है वो करीब करीब पूरी तरह से अराकान आर्मी के कब्जे में आ चुका है। सिर्फ 3 टाउनशिप्स को छोड़कर पूरा प्रांत आज अराकान आर्मी के कब्जे में है। म्यांमार की जो हुकूमत है, जो म्यांमार की सेना है, उसका कब्जा सिर्फ 3 ही बड़े शहरों में रह गया है, सितवे और उसमें एक चीन का जो बंदरगाह है और एक तीसरा शहर है, मैं अभी इस वक्त नहीं बता पा रहा बट आपको बता दूंगा। 3 शहरों को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रांत के ऊपर अराकान आर्मी का कब्जा है और इसीलिए जो बांग्लादेश से जो सीमा लगी हुई है उस पर अराकान आर्मी का पूरा कब्जा है ना। अब इस इलाके से एक बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या आके बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और रोहिंग्याओं को वापस बसाने की भी काफी समय से चेष्टा हो रही थी। अब इस बीच अमेरिका ने क्या कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय आधार पर सहायता जानी चाहिए वो अराकान आर्मी को भी जानी चाहिए और जो रखाइन प्रांत में लोग रह रहे हैं उनके पास जानी चाहिए और इसके लिए बांग्लादेश के माध्यम से कॉरिडोर बनना चाहिए जिससे कि रसद सामग्री उनके पास पहुंच जाए। परोक्ष रूप से यह कोशिश है कि अराकान आर्मी को और सशक्त बनाया जाए। ना अराकान आर्मी हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो अराकान क्षेत्र से ही चलता है, सितवे से चल के पूरे म्यांमार चलता है। अब चूंकि इस क्षेत्र पर अराकान आर्मी का कब्जा है तो हमें भी शायद उनसे बात करनी पड़े, लेकिन बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष को लगता है कि इस तरीके से अगर हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे तो हम वहां के जो अंदरूनी झगड़े हैं उसमें हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। ये कॉरिडोर फौज को पूरी तरह नामंजूर है। आर्मी चीफ वकार उजम्मा के शब्दों में कहें तो ये संप्रभुता से समझौता है। ढाका के आर्मी हेडक्वार्टर में
अफसरों की मीटिंग में उन्होंने 22 मई को कहा कि इस तरह का कोई कॉरिडोर नहीं बनेगा, देश की संप्रभुता पर कोई सौदा नहीं होगा। हमने जानकार से पूछा, आर्मी और यूनुस की खटपट आगे जाकर क्या रूप ले सकती है? क्या यूनुस वाकई इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, हो सकता है यूनुस के पास अपना व्यक्तिगत समर्थन कुछ भी नहीं है। उनको छात्रों ने समर्थन दिया तो वो आ गए। वो एक एक्सेप्टेबल फेस है जो दुनिया को दिखाई जा सकते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए एक अंतरिम सरकार का एक मुखौटा है। लेकिन उनके पास समर्थन नहीं है। और अब जिस तरीके के हालात हैं कि वहां पे अलग अलग जो गुट है उनके बीच में तनातनी बढ़ रही है। छात्र भी नहीं चाहते कि चुनाव हो, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, उसको अभी उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। इन्होंने आवामी लीग को बैन कर दिया है। बीएनपी चाह रही है कि चुनाव हो, और सेना ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि दिसंबर तक हर हालत में चुनाव होने चाहिए। और अगर दिसंबर तक चुनाव होते हैं तो मोहम्मद यूनुस का उसके बाद टिकना कोई संभावना है ही नहीं, अगर दिसंबर तक उनकी जो अल्टीमेटम है। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि यूनुस को ये लगे कि जो हालात हैं इसमें बेहतर है कि मैं अभी इस्तीफा देके निकल लूं, क्योंकि वो वैसे भी बांग्लादेश से बाहर ही ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा ही संपन्न रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए शायद ये अच्छा हो। लेकिन अभी तक जो मुझे खबर है कि उन्होंने अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से है। जब दुनिया के सबसे होशियार दिमाग एक ही जगह इकट्ठा हो तो उस जगह सिर्फ एक इमारत नहीं रहती, वो आइडिया बन जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसी आइडिया का नाम है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ डिग्री का ठप्पा नहीं है बल्कि विचारों की लेबोरेटरी है। उन्हीं विचारों की टकराहट से नए स्टार्टअप जन्म लेते हैं। फेसबुक, जो आज लगभग हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इसकी नींव हार्वर्ड के एक हॉस्टल रूम में पड़ी थी। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, नाइका, उबेर, लिस्ट लंबी है। हर साल दुनिया के कई कोनों से स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन का सपना बुनते हैं। लेकिन उनके लिए एक बुरी खबर आई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब विदेशी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे पाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। ऐसे में उन विदेशी छात्रों का क्या होगा जो यहाँ पढ़ रहे हैं? इनमें भारतीय स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। ये जानने से पहले पूरा मामला समझिए। अमेरिका में सुरक्षा बनाए रखने वाली संस्था होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने 22 मई को होमलैंड सुरक्षा विभाग को आदेश दिया कि हार्वर्ड के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। SEVP इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने और उन्हें वीजा के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जारी करने की परमिशन देती है। क्रिस्टी नोएम ने ऐसा करने की वजहें भी गिनाई। पहला, हार्वर्ड में हुए विरोध प्रदर्शनों में हमास के समर्थन का आरोप। दूसरा, यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन नीतियां लागू हैं। तीसरा, यूनिवर्सिटी की नीतियों को नस्लवादी और यहूदी छात्रों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने वाला बताया गया। नोएम ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी प्रशासन हार्वर्ड को अपने कैंपस में हिंसा, यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार मानता है। ऐसा क्यों किया गया, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टकराव की शुरुआत इस साल अप्रैल 2025 में शुरू हुई, जब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की सभी यूनिवर्सिटीज से अपने कैंपस में चल रहे फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन बंद करवाने को कहा था और यूनिवर्सिटी से कुछ मांग भी की गई थी। क्या थी ये मांगे? पहला, विरोध प्रदर्शन में शामिल विदेशी छात्रों का रिकॉर्ड मांगा गया। दूसरा, व्यू पॉइंट डाइवर्सिटी यानी सिद्धांतिक विविधता, ये लाने के लिए बाहरी विशेषज्ञ की नियुक्ति करने को कहा गया, यानी अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी यूनिवर्सिटी में पनप सकें। तीसरा, हार्वर्ड को DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स को खत्म करने को कहा गया। DEI के तहत समाज के अलग अलग तबकों को यूनिवर्सिटी में जगह मिलती थी, जिससे डाइवर्सिटी यानी विविधता आती है। सबको एक समान पहचान मिलती थी, जिसे आप इक्विटी कहिए। बाकी इंक्लूजन यानी हिस्सेदारी, ऐसे नियम कायदे जिससे सबको ये एहसास हो कि उन लाल दीवारों पर उनका भी हक है। चौथा, सभी प्रोफेसर्स की भर्ती से जुड़े कागजात और उनके काम पर प्लेजरिज्म चेक्स सरकार को मुहैया कराने को कहा गया, यानी वो क्या लिख रहे हैं इसका लेखा जोखा। ट्रंप टीम की ये भी मांग थी कि भर्तियां मेरिट के आधार पर हों और किसी भी तौर पर किसी को आरक्षण ना मिले। पांचवा, स्टूडेंट्स का एडमिशन डेटा मांगा गया, जिसमें नस्ल, रंग, राष्ट्रीयता, ग्रेड पॉइंट एवरेज और टेस्ट स्कोर तक की जानकारी शामिल हो। लेकिन हार्वर्ड प्रशासन ने ट्रंप सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया और हुआ वही जिसका डर था। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सहित तमाम फेडरल एजेंसियों ने
हार्वर्ड को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती कर दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया है। यूनिवर्सिटी का आरोप है कि ट्रंप सरकार राजनीतिक दबाव बनाकर एकेडमिक कामकाज को कंट्रोल करना चाहती है। हार्वर्ड ने इसे यूनिवर्सिटी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। अब सवाल कि इस सत्र के स्टूडेंट्स का क्या होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलहाल 6,800 विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें भारत के 788 छात्र हैं। इनमें से अधिकतर ग्रेजुएशन कोर्सेज में हैं। फिलहाल आखिरी सेमेस्टर चल रहे हैं और डिग्री पूरी होने वाली है। उन्हें ग्रेजुएशन पूरा करने की अनुमति है। ये छात्र अगले हफ्ते तक ग्रेजुएट हो जाएंगे। लेकिन जिन छात्रों ने अपनी डिग्री पूरी नहीं की है उन्हें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका में रहने की उनकी लीगल परमिशन को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से विदेशी छात्रों का नया एडमिशन बिल्कुल बंद हो जाएगा? जवाब है 2 ऑप्शंस। पहला, अमेरिकी सरकार अपना फैसला बदले या फिर कोर्ट का दखल हो, या दूसरा 72 घंटे में हार्वर्ड अमेरिकी प्रशासन की डिमांड पूरी कर दे तो SEVP स्टेटस बहाल हो सकता है। क्या है ये डिमांड्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पिछले 5 वर्षों में विदेशी स्टूडेंट्स के द्वारा कैंपस के अंदर या बाहर की गई किसी भी अवैध गतिविधि का या हिंसा का रिकॉर्ड देना होगा। इनफॉर्मल, इलेक्ट्रॉनिक सभी तरह के रिकॉर्ड्स देने हैं। अगर किसी विदेशी छात्र ने कैंपस के किसी स्टाफ को कोई धमकी दी हो तो उसका भी रिकॉर्ड देना है। अगर किसी विदेशी छात्र ने कैंपस के स्टूडेंट या स्टाफ के अधिकारों का हनन करने की कोशिश की हो तो उसका ब्यौरा सभी विदेशी छात्रों का डिसिप्लिन रिकॉर्ड, पिछले 5 वर्षों में विदेशी छात्रों ने जो भी विरोध प्रदर्शन किए उसका ऑडियो या वीडियो फुटेज। इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी गई है कि अगर गलत जानकारी दी गई तो आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरी सुर्खी नॉर्थ अफ्रीका के गृह युद्ध प्रभावित देश सूडान से है। अमेरिका ने सूडान पर नए सैंक्शंस लगाए हैं जो 6 जून 2025 से लागू होंगे। अमेरिका से सूडान को होने वाले निर्यात पर रोक और सरकारी लोन की सीमा निर्धारित की गई है। आरोप है कि सूडान में हुए सिविल वॉर में सूडानी आर्म्ड फोर्स ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, जो रासायनिक हथियार संधि CWC का उल्लंघन है। सूडान ने इन प्रतिबंधों की निंदा की है और अमेरिका पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। सूडान में सेना और बागी रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच तख्तापलट के लिए ये लड़ाई अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हाल ही में कामिल अल-तैयब इदरिस सूडान के अंतरिम PM चुने गए हैं। इसके अलावा सिंधु जल समझौते पर रोक लगे हुए अब 1 महीना पूरा हो चुका है। फिलहाल इसका स्टेटस क्या है? इंडिगो फ्लाइट टर्बुलेंस में कैसे फंस गया था? क्यों पाकिस्तान एयर स्पेस में जाने की परमिशन मांगनी पड़ी? और क्या FATF की ग्रे लिस्ट में जाने वाला है पाकिस्तान? जानने के लिए देखिए आज का द ललन टॉप शो। शुक्रिया, शुभ रात्रि।